हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे यूनिट फर्स्ट के एक नए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम अपना एरिया एलिमेंट पढ़ेंगे। हमने अब तक क्या देखा है, जो हमारा एरिया एलिमेंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारा जो एरिया एलिमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसका मैग्नीट्यूड तो होता है, हमने आज तक मैग्नीट्यूड की बात किया है, लेकिन एरिया एलिमेंट की हमारी डायरेक्शन भी होती है। तो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे कि हमारा कोई ये एक सरफेस ले लिया हमने, तो इसका एरिया क्या है? एरिया मान लिया हमने, इसका जो एरिया है वो ds है। हम आज तक क्या पढ़ा? हमारे एरिया स्केलर क्वांटिटी, जैसे एक रेक्टेंगुलर का भी निकालते हो, क्या निकालते हैं हम? l इंटू में b निकालते, तो क्या हो जाता है? दोनों सेम भी होते हैं, l स्क्वायर क्या निकालते हैं। मतलब यहाँ से हम क्या देखा है हमने? सिर्फ एक हमारी मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन नहीं, हमारा एरिया है वो स्केलर नहीं है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमारा जो एरिया एलिमेंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये सरफेस है हमारा, तो इसकी जो एरिया एलिमेंट होगा, एरिया क्या है इसका? ds, तो इसका एरिया है उसकी डायरेक्शन की तरह होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। क्या होगा ये? ds वेक्टर। तो क्या है? हमारा जो एरिया है उसका वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी डायरेक्शन भी होती है, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है? हमारी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये हमारा सरफेस ले लिया और उसके परपेंडिकुलर, ये क्या होगी? हमारी जो एरिया है इसका ds, उसकी डायरेक्शन होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लगेगा? ds n यूनिट वेक्टर। ये n क्या दिखा रहा है? यूनिट वेक्टर, मतलब ये n है वो हमारे क्या दिखा रहा है? एरिया की डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम चलते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमारे एक सरफेस से कितनी पास हो रही है, परपेंडिकुलरली कितनी पास हो रही है। क्या डेफिनेशन है इसकी? इलेक्ट्रिक lines of forces crossing the surface in a normal direction। क्या है? हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो एक सरफेस को क्रॉस करेगी, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन के। मतलब ऐसे यही लगा लो, ये हमारा एक सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इसके एरिया में एलिमेंट परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, वो कैसे निकलेगी? इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ही निकलेगी। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो भी क्या होगी? इसके नॉर्मल क्रॉस करेगी। तो जितनी नंबर ऑफ लाइन्स इसको क्रॉस करेगी वही क्या होगा? हमारा फ्लक्स होगा। और हम फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से, या फिर फाई ई भी लिख देते हैं इसको। ये क्या? हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग द सरफेस इन ए नॉर्मल डायरेक्शन। जो हमारी इलेक्ट्रिक ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस है वो हमारे सरफेस को कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस सरफेस को क्रॉस कर रही है? नॉर्मल डायरेक्शन में, किसी और डायरेक्शन में ही नहीं। ये मान लिया हमारी ये इस डायरेक्शन में क्रॉस करेगी, ये वाले नहीं, उसको सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में जो क्रॉस करेगी वही हमारे वो नंबर ऑफ लाइंस काउंट करेंगे, और वही क्या हो गया? हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक तो हमारे किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, वो एरिया एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है, और हमारा थीटा पे भी डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। सबसे पहले कि हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम फाई ई को लिखते हैं ई डॉट ए से लिखते हैं। ठीक है, ई डॉट ए को कैसे लिखेंगे हम? ई ए कोस थीटा। ये तो फॉर्मूले से पता चल रहा है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है वो देखेंगे हम। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड कर रहा है? ये हमने कोई मान लिया ये हमारा एक सरफेस है, तो इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्रॉस कर रही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हमारी ये क्रॉस कर रही है। एक है ये एरिया एलिमेंट मान लिया, इसको ये यूनिफॉर्म लाइन ऑफ क्रॉस कर रही है। ठीक है, पहले मान लिया हमारी जो लेस डेंस है, मतलब कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कि हमारी
ज़्यादा डेंस है तो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक है यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे कम लाइन ऑफ फोर्सेज इसको क्रॉस कर रही है, मतलब कितनी लाइन ऑफ फोर्सेज, और ये परपेंडिकुलर क्रॉस करेंगे इसको, ठीक है, ये ऐसे मानेंगे इसको, ये क्या इसको परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है, ये भी क्या है कि इसको परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है। तो क्या हो, परपेंडिकुलर कैसे बताएं, जैसे हमारा ये एक पेज हो गया तो इसको ऐसे इस डायरेक्शन में इसको ऐसे क्रॉस करेगी, मतलब कि पेज के परपेंडिकुलर क्रॉस करेगी उसको। तो क्या होगा, हमारा जो कितनी लाइन ऑफ फोर्सेज हमारी वो जो सरफेस है उसको क्रॉस करे नॉर्मल डायरेक्शन में, वो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताते हैं। तो इस वाले में देखिए तो कितनी है, 1 2 3, तो इसका 5 हो गया, वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या 1 2 3 4 है, तो इसका 5 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करे। कैसे डिपेंड करे, वो देख लिया कि जितनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा हमारा फ्लक्स होगा, मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही हमारा ज़्यादा फ्लक्स होगा। अब हमारा एरिया एलिमेंट पे कैसे डिपेंड करता है, अब मान लिया हमने एक सरफेस ये मान लिया और एक सरफेस ये मान लिया, तो इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसको हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेगी। और हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है सेम माननी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो क्या होगा, इसको ओनली इसका फाई कितना होगा हमारा 2 होगा, ओनली 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स जो क्रॉस कर रही है, और इसमें कितनी लाइन क्रॉस कर रही है हमारी 3 कर रही है। तो इसका फ्लक्स कम है, इसका फ्लक्स ज़्यादा है, मतलब जिसका एरिया कम है उसका फ्लक्स कम है, और जिसका एरिया ज़्यादा है उसका फ्लक्स ज़्यादा है। तो क्या हमारा जो फ्लक्स है वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, जितना हमारा ज़्यादा एरिया होगा उतना ही हमारा ज़्यादा फ्लक्स होगा। अब हमारा थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो कैसे आएगा, मान लिया हमने ये हमारा सरफेस एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रही है हमारी, ठीक है, और इसका एरिया एलिमेंट किधर होगा, सरफेस का ये होगा डी ए मान लिया, ये इसका एरिया एलिमेंट है इससे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके साथ कौन सा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, क्या एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो क्या होगा यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कौन सा कॉमन, हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो परपेंडिकुलर क्रॉस करनी चाहिए, मतलब फ्लक्स क्या होता है हमारा जो एरिया है उसको परपेंडिकुलर क्रॉस करे, नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। पर ये तो हमारा क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में, ये थीटा डायरेक्शन, तो ये वाला हमारे फ्लक्स नहीं देगा, हमें क्या देगा, इसका कंपोनेंट फ्लक्स देगा। इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा ई कोस थीटा आएगा, इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारा ई साइन थीटा आएगा। और हमारा फ्लक्स की क्या डेफिनेशन थी, परपेंडिकुलर जो क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड्स वो हमें फ्लक्स देगी। तो इसका कौन सा कंपोनेंट क्रॉस कर रहा है, ई कोस थीटा, तो यहाँ से फाई निकालेंगे वो क्या आएगा हमारा ई ए कोस थीटा, ये हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी। तो यहाँ से क्या है हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारी थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, हमारा जो एरिया एलिमेंट उस पर भी डिपेंड कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या हमारा ई डॉट ए या फिर ई ए कोस थीटा, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। और हम जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे तो हम पूरे एरिया की वजह से नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लेके करेंगे। जैसे क्या होगा हमारा ये एरिया हो गया, हमने ये कोई सरफेस ले लिया, यहाँ से हम फ्लक्स निकालते तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इस तरफ जा रही है, हम स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ये हमने डी ए कंसिडर कर लिया, इसका एरिया एलिमेंट इसका जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी डी ए, क्या होगी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसके परपेंडिकुलर आ रही है, जो हमारे एलिमेंट है वो भी इसके परपेंडिकुलर आ रही है। क्या करेंगे, ये हमने इस सरफेस एलिमेंट की वजह से निकाली, हमने यहाँ पर एक सरफेस एलिमेंट इधर बना लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब हमें यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस करते हैं तो क्या होगी उसकी डायरेक्शन हर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो हर डायरेक्शन में होगी और सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये जो एरिया एलिमेंट है वो भी क्या होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी डी ए होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी बॉडी पे फ्लक्स निकालेंगे तो हम पूरा ऐसे एरिया लेके नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या निकालेंगे, हम यहाँ से डी फाई निकालेंगे, पहले डी फाई क्या होगा हमारा ई डॉट डी ए होगा, और टोटल क्या होगा, हम इसका टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आएगा हमारा यहाँ से ई डॉट ए, ये हमारा क्या आएगा फाई आएगा।
तो क्या होती है हमारी फाई की जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन होती है, क्या होती है ई डॉट टी ए। मतलब जब भी हम फ्लक्स और ओवर द क्लोज सरफेस निकालेंगे, मतलब पूरे की वजह से निकालेंगे तो इसलिए क्लोज सरफेस बोल देते हैं उसको। क्या हो गया हमारे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी फॉर्मूला क्या है हमारा ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। मतलब कि जब हम भी किसी सरफेस है उसका फ्लक्स निकालेंगे तो हम स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट से निकालेंगे, ना कि पूरा एरिया लिख के। तो वहाँ से क्या आएगा हमारा फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है वो हमारे सरफेस को कितना क्रॉस करे, नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी क्रॉस करे, वो हमारा क्या होगा फ्लक्स होगा। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम भी क्या हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही बेस है। ये भी है क्या हमारे फ्लक्स की एक डेफिनेशन देती है। ये तो हमारा सारा क्या था कि मैथमेटिकल था। अब हमारे जो गॉस साइंटिस्ट है उन्होंने हमें एक थ्योरम दी कि मतलब हमें क्या इतनी बड़ी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। उन्होंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, हमारा गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या कहती है हमें कि जो हम गॉस थ्योरम है वो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एक क्लोज सरफेस निकालेंगे हम हमेशा, और वो कितना होगा हमारा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is equal to the 1 upon epsilon times the magnitude of charge enclosed. गॉस थ्योरम क्या कहती है हमें, इट सेड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। क्या मतलब इसका, हमें क्लोज सरफेस लिया, ये हमारा क्लोज सरफेस हो गया, मतलब इसके अंदर हमारा चार्ज क्यू है, सेंटर पे हमारा मतलब चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब कि हमारा जो चार्ज है वो एनक्लोज होना चाहिए, एक सरफेस के अंदर क्लोज होना चाहिए। तो क्या होगा जब हम इससे हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इस सरफेस से कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जा रहा है, वो क्या होगा हमारा यहाँ से की वैल्यू होगी, वो हमारी होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड है हमारा, इनसाइड द सरफेस है हमारा, और ये नेट चार्ज होता है हमारा, नेट चार्ज होगा इनसाइड द सरफेस। तो ये हमने एक सरफेस कंसिडर करी है, क्या है क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या है क्यू चार्ज, इसमें एनक्लोज है। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू आ गई हमारी क्यू एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम है उसने हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, क्या होगा हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर हम दोनों हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी यहाँ से क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ये आएगी, और पीछे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला वहाँ से क्या वैल्यू आई थी हमारी फाई की, क्या वैल्यू आई थी हमारी ई डॉट डी ए और ओवर द क्लोज सरफेस। देखो हम क्लोज सरफेस की वजह से निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्लोज सरफेस है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस। तो इन दोनों डेफिनेशन से क्या आ रहा है हमारा ई डॉट डी ए, ये वेक्टर आएगा साइन यहाँ पे, ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या कह रहा है हमें कि जो इफ ए क्लोज सरफेस एनक्लोजेज ए चार्ज, क्या हमारा जो क्लोज सरफेस है उसने हमारा चार्ज एनक्लोज कर रखा है, तो सरफेस इंटीग्रल हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्लोज सरफेस और या फिर ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। कि हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इन दोनों के दो डेफिनेशन आई हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, एक गॉस थ्योरम से एक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन थी, वहां से हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से दो फॉर्मूले आए। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जो हमारा सरफेस एरिया होगा, सरफेस होगा क्लोज सरफेस एरिया होगा, उसका लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हमने क्या पढ़ा आज,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक सरफेस से हमारी कितनी को क्रॉस करें नॉर्मल डायरेक्शन में, वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वहां से हमारा ये फॉर्मूला आया है। ये सारा मैथमेटिकल था। अब हमारे जो थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरम दी थी एक गॉस साइंटिस्ट ने, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला दिया क्या वो फाई इज इक्वल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या कह रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड क्लोज। मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला, हमें ये इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा कि इसके अंदर चार्ज कितना है और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये पहली बात। तो यहाँ से देखो क्या दिख रहा है हमें, जो हमारा ये फाई है फ्लक्स आ रहा है, ये क्या है हमारा, ना तो शेप पे डिपेंड कर रहा है ना उसके एरिया वगैरह कुछ पे डिपेंड नहीं कर रहा हमारे, मतलब जो सरफेस है वो कैसा भी हो सकता है, उसकी शेप क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका नेचर क्या है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो अंदर चार्ज है वो कितना इनक्लोज है। ये चार्ज भी क्या होगा हमारा, नेट चार्ज के अंदर कितना नेट चार्ज अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लिया हमारा ये एक सरफेस क्लोज सरफेस मान लिया, इसके अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो अब इस पर फ्लक्स क्या होगा हमारा, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू हमारी 0 आएगी। 0 क्यों आएगी, क्योंकि हमारी जो गॉस थ्योरम उसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज इसके अंदर क्या आएगा, एक प्लस एक माइनस क्या हुआ है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमारी जो डेफिनेशन है ये याद रखना, क्या कहती है हमारी, फ्लक्स क्या होगा हमारा, नेट चार्ज कितना इनक्लोज्ड है सरफेस के अंदर, वो उससे हमारे क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। तो हमारा जो फ्लक्स है वो क्या, ना तो एरिया एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा हमारा, ना उसकी शेप पे डिपेंड कर रहा हमारे, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली सिर्फ उसमें क्या देखना हमें, नेट चार्ज अपना कितना इनक्लोज है, सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।